नमस्कार, मैं बलभद्र श्रीवास। एंटी वेब न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, आज हमारे एंटी वेब न्यूज़ में प्रकाशित 3 न्यूज़ को हमने प्रोग्राम राष्ट्रनीति में शामिल किया है। आरंभ करेंगे कपिल सिब्बल के ट्वीट से, जिसमें उन्होंने लिखा है, भारत के अनुरूप, मोदी के भारत के अनुरूप आधुनिक भारत का इतिहास 2014 से शुरू होता है। साथियों, किसी भी देश की बैकबोन होती है शिक्षा। चाइना आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी में सिरमौर बना हुआ है। उसके पीछे चाइना के लीडरों की दूरदृष्टि थी। वे अपने लोगों को संपन्न, मजबूत बनाने के लिए किसी भी तरह की कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने समझ लिया था कि अगर चाइना का समग्र विकास करना है तो चाइना को नॉन रिलीजियस कंट्री बनाना पड़ेगा। आपको मालूम है, चाइना एक नास्तिक देश है। चाइना के नेता जानते थे, अगर चाइना को धार्मिक बनाएंगे तो आगे चलकर धार्मिक मुसीबत शुरू हो जाएंगी, क्योंकि धर्म के फॉर्मेट संविधान के फॉर्मेट से बिल्कुल अलग होते हैं। दूसरी बात, धार्मिक मसले बहुत संवेदनशील, उलझे हुए होते हैं, तो इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा, संविधान को धर्म से दूर रखा। नतीजा आप जानते ही हैं, चाइना दुनिया की सक्सेसफुल बिजनेस कंट्री के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध वकील कपिल सिब्बल का एक ट्वीट, मोदी के भारत के अनुरूप आधुनिक भारत का इतिहास 2014 से शुरू होता है। ऐसा उन्होंने इसलिए लिखा कि NCERT, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद द्वारा इतिहास की किताबों से कुछ अध्याय हटाए गए हैं। इस पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि आधुनिक भारत का इतिहास 2014 से शुरू होना चाहिए। कुछ अध्याय का ट्वीट में जिक्र किया है, जैसे पहला नंबर है हिंदू मुस्लिम एकता की गांधी की तलाश, दूसरा है RSS पर प्रतिबंध, तीसरा है गुजरात दंगों से जुड़े सारे संदर्भ, चौथा है समसामयिक भारत के विरोध जो सामाजिक आंदोलन बन जाए। ये कुछ अध्याय हैं जो अब हटा दिए गए हैं। NCERT के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी का कहना है कि कोविड महामारी के कारण छात्रों में सीखने का बहुत नुकसान हुआ है। तनावग्रस्त छात्रों की मदद करने के लिए यह महसूस किया गया कि पाठ्य पुस्तकों का भार कम किया जाना चाहिए। जो बदलाव है उसी के अनुसार किए गए हैं। इसके साथ ही NCERT ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है कि बदलाव एक खास विचारधारा के अनुरूप किए गए हैं। ये सब बदलाव देश के सभी स्कूलों पर लागू होगा। मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2023-24 से होगा। पब्लिक क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, पर देश की जानी मानी विद्वान अभिनेत्री कंगना रनावत जी ने कह दिया था कि भारत को असली आज़ादी 2014 से प्राप्त हुई है। असली आज़ादी, मैं सोच रहा था इतने दिनों तक हम स्कूल में 15 अगस्त मनाते थे, वो क्या नकली था? हाँ, मैडम के महान रिसर्च और विस्फोटक खुलासे के बाद मैडम को पद्मश्री से नवाजा गया। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है कि मैडम को पहले भी 4 बार पुरस्कार मिल चुके हैं। अभी बहुत से कलाकार हैं जो कला में व्यस्त हैं, तो उनका नंबर शायद ही आए। अगर मेडल चाहिए तो उनको भी मैडम की कलाकारी से सबक लेना चाहिए। क्या पता अगले साल उनका भी नंबर लग जाए और मेडल के हकदार बन जाए। दूसरी खबर है, भाजपा ने जारी किया कांग्रेस फाइल का पार्ट 3 एपिसोड। भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जारी घमासान के बीच भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस फाइल का तीसरा एपिसोड जारी किया। तीसरे एपिसोड में भाजपा ने कोयला घोटाले को लेकर UPA की पिछली सरकार मनमोहन सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। मंगलवार को भाजपा ने कोयला घोटाले को लेकर वीडियो जारी कर लिखा, कांग्रेस फाइल के तीसरे एपिसोड में देखिए कोयले की दलाली में काले हुए हाथ की कहानी। भाजपा ने सीजन 1 के एपिसोड 3 के जारी वीडियो में मनमोहन सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2012 में सामने आए कोयले घोटाले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया है कि कोयले की दलाली में कांग्रेस का हाथ ही काला नहीं हुआ था, बल्कि कांग्रेस की UPA सरकार पर कालिक पुत गई थी। 3 मिनट के इस वीडियो में कई मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर भाजपा ने कोयला घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस और मनमोहन सिंह पर जमकर निशाना साधा है। वीडियो में मनमोहन सिंह को रिमोट से चलने वाला प्रधानमंत्री करार देते हुए भाजपा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ उनकी कई तस्वीरों को भी उसमें शामिल किया है।
भाजपा ने इस वीडियो में कांग्रेस फाइल के चौथे एपिसोड में कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले का जिक्र करने का संकेत भी दिया है। साथियों, इसी तरह की एक और डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई थी 2002 के गुजरात दंगों पर और गुजरात जनसंहार पर, जिसको भारत में स्क्रीनिंग करने से रोका गया। कई जगहों पर कुछ लोगों ने प्रयास किया भी तो सरकार द्वारा पूरी ताकत से प्रदर्शन पर रोक लगाई गई। साथियों, इतिहास से कोई नहीं बच सकता है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई और पार्टी। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाना, देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा प्रहरियों द्वारा गोली मारकर हत्या करना, वो सिख थे, और उसके बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे का भड़क जाना, कितने लोग मारे गए, जलाए गए इस दंगे में, राजीव गांधी जी की निर्मम हत्या हुई, ये सब इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। इसी प्रकार 2002 के गुजरात दंगे, कोई भी इतिहास से बच नहीं सकता है, घटना घट गई तो रिकॉर्ड बनेंगे ही। एक और खबर है जो राष्ट्रनीति में हम शामिल कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा कि देशद्रोही की विचारधारा है कांग्रेस की। सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर देश के खिलाफ काम करने और देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद को नहीं चलने देने का आरोप लगाते हुए कहा कि माफ़ी मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता है, लेकिन यहाँ माफ़ी मांगने की बजाय व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई में बदला जा रहा है। राहुल गांधी जी द्वारा जमानत के लिए मुख्यमंत्रियों और नेताओं की फौज के साथ जाने की आलोचना करते हुए सिंधिया ने कहा कि यह राहुल गांधी और कांग्रेस के न्यायालय पर दबाव डालने और धमकी देने की विचारधारा को बताता है। उन्होंने कहा कि देश कांग्रेस की इस विचारधारा को पहचान गया है और देश की जनता ने एक बार ही नहीं कई बार इसका जवाब दिया है। सिंधिया ने आगे कहा कि यह पहली बार नहीं है जब किसी संसद की सदस्यता गई हो। पिछले 10 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसा कई व्यक्तियों के साथ हो चुका है। राहुल गांधी को याद दिलाते हुए कहा कि 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय जब तत्कालीन कानून मंत्री कपिल सिब्बल इसे लेकर अध्यादेश लाए थे, उस समय राहुल गांधी ने स्वयं कहा था कि इस अध्यादेश को फाड़कर कचरे के टोकरे में फेंक देना चाहिए। तो आज यह हिपोक्रेसी क्यों दिखाई जा रही है? कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। सिंधिया जी से ज़्यादा कांग्रेस के बारे में कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि इनके पिताजी कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार थे और भाजपा ज्वाइन करने से पहले सिंधिया जी कांग्रेस में थे। तो उस समय कांग्रेस की विचारधारा कुछ और थी। अब कांग्रेस की विचारधारा देशद्रोही हो चुकी है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? साथियों, आप ही डिसाइड करिए कि इतने दिनों तक ये कांग्रेस यानी देशद्रोहियों की पार्टी में थे। राजनेताओं की बयानबाजी से साथियों, राजनीति में अगर कोई हमला करे और उसका जवाब न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज्योतिरादित्य के भाषण का जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने इस प्रकार दिया। खेरा ने कहा कि ये बात सिंधिया जी के मुंह से आती है तो हंसी आती है। अपने आप को पॉलिटिकली रिलेवेंट बनाने के लिए कोई व्यक्ति पार्टी बदल ले, नज़रें बदल ले, वो हमें भाषण दे रहे हैं कि पॉलिटिकली रिलेवेंट होने के लिए क्या करना चाहिए। बड़ी हैरानी की बात है। उन्होंने आगे कहा कि लड़ाई अडानी मुद्दे पर जेपीसी मांग की है। लड़ाई आवाज़ बंद करने की जो साजिश रची जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ, उसकी है। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। उन्होंने आगे कहा कि सिंधिया जी अभी नए नए भाजपा में गए हैं। जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने इतना आगे बढ़ाया, कम उम्र में मंत्री बने, वो जब कांग्रेस के नहीं हुए तो आपके क्या होंगे। न्यायपालिका पर दबाव डालने के आरोप पर खेरा ने कहा कि हम नहीं, किरण रिजिजू न्यायपालिका पर टिप्पणी कर रहे हैं। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य के कवर पेज में छपता है, न्यायपालिका असामाजिक तत्वों का टूल बन गया है। कौन है जो न्यायपालिका पर दबाव बना रहे हैं? कौन कह रहा है कि रिटायर्ड जज एंटी नेशनल है? किरण रिजिजू जी कह रहे हैं, हम नहीं। साथियों, राजनीति को समझने के लिए आप खबरों पर नज़र रखिए। अगर आप नेताओं को परखने में
चूक जाते हैं तो आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं, जिससे नेताओं को वेतन के रूप में मिलता है, बेकार हो जाएगा। आपको नज़र रखनी पड़ेगी। इस उम्मीद के साथ नमस्कार।